चलिए, तो जो हम आज चीज़ डिस्कस करेंगे उसका नाम है सब्लिमेशन। कि सब्लिमेशन सबसे पहला टॉपिक आपका आता है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन होता क्या है? वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें लेट से सॉलिड है, सॉलिड को डायरेक्टली हमें चेंज करना है गैस में, या फिर गैस को डायरेक्टली चेंज करना है, लोग उसको भी आजकल सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो गैस को अगर मुझे डायरेक्टली चेंज करना है सॉलिड में, तो उस विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट बीच में मेरी नहीं आ रही है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं कि होता क्या है। तो द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर्स on heating and vapors into solid on cooling without passing through liquid state is termed as sublimation। ठीक है, उस चीज़ को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल ऐसे हैं जो आपके सबलाइम हो जाते हैं। जैसे आपने कैम्फर सुना होगा, कैम्फर मतलब आपके कपूर, ठीक है। फिर नैफ्थलीन बॉल्स, ये वो है जो बेसिकली आपके मम्मी वगैरह रखती होंगी, जब वो पुराने कपड़े रखते हैं तो साथ में हम नैफ्थलीन बॉल्स डाल देते हैं ताकि कि जर्म्स उनमें अट्रैक्ट ना हो। या फिर कभी कभी वॉशरूम्स वगैरह में भी पड़े रहते हैं नैफ्थलीन बॉल्स, ताकि कि जो भी उनमें जर्म्स है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी एब्जॉर्ब हो सकें। और ये नैफ्थलीन बॉल्स लिक्विड में चेंज नहीं होती, सीधा आपकी सॉलिड है एंड सॉलिड से सीधा एवापोरेट होती है गैस में, ठीक है। तो ये हो गया नैफ्थलीन बॉल्स, ठीक है। ये आपको होपफुली अब समझ आ गया होगा कि असल में सब्लिमेशन होता क्या है। तो एक बहुत अच्छा मतलब एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि वाई सॉलिड CO2 इज टर्म्ड एज ड्राई आइस। हमारा जो सॉलिड CO2 है, हम उसे ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो सॉलिड CO2, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सॉलिड CO2 होता क्या है। सॉलिड CO2 को हम जनरली ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है? जैसे जिस तरीके से आपकी नॉर्मल आइस होती है ना, उस तरीके से आपका ये सॉलिड CO2 भी है। जैसे अब कुछ कुछ लैब्स वगैरह में होता है, अगर आप अपनी बायोलॉजी की लैब में जाएंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पे मतलब कुछ अगर स्पेसिमेंस होते हैं, उन्हें हमें ठंडे क्लाइमेट में ही रखने पड़ते हैं, वरना फिर वो डेड हो जाएंगे, ठीक है, या फिर वो सड़ जाते हैं। तो उनको ठंडे क्लाइमेट में रखने के लिए हमें या तो बर्फ़ चाहिए, नहीं तो रेफ्रिजरेटर चाहिए। तो या तो उसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं हम, नहीं तो हम बर्फ़ का यूज़ कर सकते हैं। तो बर्फ़ अगर हम नॉर्मल बर्फ़ लेंगे तो नॉर्मल बर्फ़ का तो आपको पता है कि कुछ टाइम तक तो ठंडा करेगी, बट उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे लेट से अगर मैंने बॉक्स लिया है, बॉक्स में मैंने नॉर्मल बर्फ़ डाल दी, तो नॉर्मल बर्फ़ क्या करेगी, कुछ टाइम तक तो ठंडा करेगी उस स्पेसिमेन को, बट उसके बाद जब वो मतलब उसका इफ़ेक्ट ख़त्म होने लगेगा, बर्फ़ आपकी गर्म होने लगेगी, तो ये मेल्ट होके लिक्विड बन जाएगा, पानी बन जाएगा, बट वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ड्राई आइस क्या करती है, ड्राई आइस सबसे पहले बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल आपकी बर्फ़। इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि लेट्स से मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कितनी ज़्यादा पावरफुल है आपकी ड्राई आइस एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। जैसे अगर नॉर्मल बर्फ़ है, नॉर्मल बर्फ़ को आप चाहें तो छोटा लेके हम खा भी सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल बर्फ़ को हम स्वॉलो भी कर सकते हैं, बट ड्राई आइस को अगर आप स्वॉलो करेंगे तो बेसिकली जैसे ही आप स्वॉलो करेंगे तो आपके अंदर का जो भी मतलब जैसे जहाँ जहाँ वो जा रही है धीरे धीरे उसे जमाती चली जाएगी। जैसे जस्ट आपके पहले नेसल आपके माउथ के पैसेज में गई, ठीक है, वहाँ पे उसे जमा दिया, फिर नीचे नीचे फूड पाइप में गई तो फूड पाइप को जमाते 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 फिर स्टमक पे गई, स्टमक को जमा देगी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है ड्राई आइस।
तो जनरली ऐसे लैब्स वगैरह में, जैसे अगर आप केमिस्ट्री की लैब में जाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसे हमें ठंडे क्लाइमेट में रखना पड़ता है, कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ड्राई आइस का यूज़ करते हैं, क्योंकि ड्राई आइस को अगर मैंने लेट से यहाँ पे ये मैंने बॉक्स लिया, बॉक्स में मैंने ड्राई आइस डाल दी, तो ड्राई आइस क्या होगा, ड्राई आइस आपकी ज़्यादा इफेक्टिव है, सबसे पहले तो ज़्यादा टाइम तक चलेगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल आइस। और अगर मैंने यहाँ पे कोई चीज़ उसके लिए डाली है तो वो क्या करेगी, अगर वो मेल्ट भी हो रही है, मतलब जब वो आपकी, क्योंकि हर एक आइस है तो मतलब मेल्ट तो होगी, तो ये मेल्ट कैसे होती है, ये डायरेक्टली चेंज हो जाती है गैसीय स्टेट में, ये इसलिए लिक्विड स्टेट में आती ही नहीं है। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमें वाटर वाटर नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसीलिए हम जनरली ड्राई आइस का यूज़ करते हैं। अब ड्राई आइस को हम सॉलिड CO2 क्यों कहते हैं, मतलब सॉलिड CO2 जो है उसको हम ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, ड्राई इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आपका जो सॉलिड CO2 है उसको जब आप बेसिकली जब आप प्रेशर उसका कम करते हो, ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो वो क्या होता है, वो डायरेक्टली आपकी गैस में चेंज हो जाती है, डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हेंस कॉल्ड ड्राई आइस, इसलिए हम उसे ड्राई आइस का नाम देते हैं सॉलिड CO2 को, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, बट पेपर में मत बनाइएगा, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो पेपर में आप प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। अभी भी आप लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका है रीज़न कि असल में सॉलिड CO2 आपका ड्राई आइस क्यों होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सा होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इवॉपरेशन। अब देखिए इवॉपरेशन होता क्या है, मतलब हमें बॉइलिंग पता है, ठीक है, और जनरली लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि बॉइलिंग क्या है, इवॉपरेशन क्या है, क्योंकि दोनों में ही अगर हम देखें, बॉइलिंग में क्या होता है, आपका लिक्विड है, लिक्विड आपका चेंज होता है गैसीय स्टेट में, और वहीं अगर हम बात कर रहे हैं इवॉपरेशन की, तो इवॉपरेशन में भी यही होता है, लिक्विड जो आपका होता है वो चेंज होता है गैस में। तो दोनों में फ़र्क क्या है, देखो फ़र्क ये है कि जब बॉइलिंग होती है तो बॉइलिंग में आपका लिक्विड गैसीय स्टेट में तब चेंज होता है जब उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में वो अपने लिक्विड गैस में चेंज होता है। जैसे कि अगर मैं वाटर की बात करूँ, तो वाटर अगर मैं बॉईल कर रहा हूँ तो स्पेसिफिकली एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, तो एट 100 डिग्री सेल्सियस इट विल चेंज इनटू गैस, ठीक है, गैस बोलिए या वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स वगैरह में चेंज होगा कब, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाएगा। वहीं जब हम बात कर रहे हैं इवॉपरेशन की, तो इवॉपरेशन में ऐसा नहीं होता। इवॉपरेशन में लेट से अगर आपके, आपने देखा होगा कई बार कि अगर आपके बालकनी है, ठीक है, बालकनी में अगर पानी भर जाता है या रोड्स में पानी भर जाता है, तो हम उन्हें बॉईल तो नहीं करते कि वो इवॉपरेट होकर गैस बन जाए, अपने आप ही सन की हीट से वो इवॉपरेट मतलब गैस में चेंज हो जाते हैं। तो इवॉपरेशन क्या होता है, एक सबसे पहले तो एक सरफेस फिनोमेना है कि आपके एक सरफेस में होगा, प्लस इसके साथ क्या होता है, कोई भी टेम्परेचर में, मतलब आपका लिक्विड टू गैस होगा चेंज, बट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर में, पर वो टेम्परेचर जो आपका है वो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लेट से मैंने पानी को इवॉपरेट करा, तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि मैंने पानी को इवॉपरेट करा, तो मेरा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हुआ होगा जब मेरा लिक्विड से गैस गया, मेरा टेम्परेचर इससे कम ही होगा जिस टेम्परेचर में मैंने इवॉपरेट करा है। और इवॉपरेशन मैं नहीं कर सकता, मतलब काइंड ऑफ नेचुरल फिनोमेना भी है, ठीक है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इट इज़ a surface phenomena in which liquid changes into vapors at any temperature below its boiling point, ठीक है, it is termed as evaporation।
इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन, जब आपका लिक्विड गैस में चेंज हो बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आपका वो रीच नहीं हुआ है। तो अब क्या होता है कि इवॉपरेशन को इफ़ेक्ट करने वाले कुछ फिनोमिनाज हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो इवॉपरेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। कि हो सकता है आपका इवॉपरेशन अच्छा हो, तो हो सकता है आपका इवॉपरेशन ख़राब कब होगा, तो वो फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अब हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डाल लेते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवॉपरेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहला फैक्टर हमारा क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके से लिख लेते हैं कि कौन सा किस पे किस तरीके से इवॉपरेशन पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, कपड़े डालने वाले एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा और होपफुली समझ आ जाएगा। तो सरफेस एरिया आपका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इवॉपरेशन के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर मैंने सरफेस एरिया बढ़ाया तो मेरा इवॉपरेशन जल्दी होगा कंपैरेटिवली, वहीं मैंने सरफेस एरिया अगर घटाया तो मेरा इवॉपरेशन कम होगा, मतलब धीरे धीरे होगा। ठीक है, इसका डायरेक्टली ये मतलब होता है। वहीं दूसरी चीज़ जब मैं बात करूँ तो दूसरी हो जाएगी मेरी टेम्परेचर। टेम्परेचर भी मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवॉपरेशन के। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो मतलब आपको समझ आ ही गया होगा। फिर उसके बाद मेरी टर्म आती है ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इवॉपरेशन के। अब इन्वर्सली का मतलब कि अगर मैंने ह्यूमिडिटी बढ़ाई, अगर मेरी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो मेरा इवॉपरेशन कम होगा। वहीं जब मैंने ह्यूमिडिटी कम कर दी तो मेरा इवॉपरेशन जल्दी होगा। इन्वर्स रिलेशन, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, यहाँ पे ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, कम होगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन। फिर चौथी चीज़, फोर्थ आपका आता है विंड। ठीक है, विंड के इवॉपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सिर्फ एक ही है जिसके वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी सबके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम ये समझते हैं कि लेट से आप हो, ठीक है, आपको कपड़े डालने हैं। ठीक है, जो स्ट्रिंग होती है कपड़े डालने वाली, वहाँ पे आपको कपड़े डालने हैं सुखाने के लिए, ताकि कि सन की उसमें हीट में वो सूख जाए। ठीक है, हर कोई डालता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि आप कपड़े कैसे डालते हैं। आप फैला के कपड़े डालते हैं उस स्ट्रिंग में, या फिर उस स्ट्रिंग में ऐसी क्रम्बल्ड करके कपड़े डाल देते हैं। फैला के डालते हैं, तो फैलाते क्यों हैं, फैलाते हम इसीलिए हैं क्योंकि हमने क्या करा, हमने सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर दिया। अब सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर दिया तो आपका कपड़ा जो है वो कंपैरेटिवली गीला है। उससे क्या करना है, वो लिक्विड समझिए, उसके अंदर जो लिक्विड है वो हमें इवॉपरेट करवाने हैं। तो जब आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो आपका इवॉपरेशन बढ़ गया। तो इवॉपरेशन बढ़ गया इसलिए मतलब आपका जल्दी जल्दी वो जो लिक्विड है उसके वो कंपैरेटिवली जल्दी जल्दी आपके इवॉपरेट हो जाएगा, एज़ कम्पेयर टू अगर आप ऐसे क्रम्बल्ड करके डाल देते स्ट्रिंग में। ठीक है, तो ये आपका सरफेस एरिया का एग्जांपल हो गया। टेम्परेचर की बात करूं तो आपको पता होगा कि अगर आप सर्दियों में कपड़े बाहर डालते हैं तो कंपैरेटिवली गर्मियों में जल्दी सूखते हैं एज़ कम्पेयर टू सर्दियाँ। क्यों, क्योंकि गर्मी में आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से आपका इवॉपरेशन जल्दी होता है। ठीक है, और वो कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं। बट वहीं टेम्परेचर जब आपका कम होता है विंटर्स में तो आपका इवॉपरेशन इतना जल्दी नहीं हो पाता। ह्यूमिडिटी समझते हैं, उससे पहले विंड समझते हैं। देखिए विंड में क्या होता है, जैसे लेट से आपने कपड़ा डाल रखा है, तो अगर टेम्परेचर अच्छा है वेरी गुड, सरफेस एरिया भी आपने मेंटेन कर रखा है वेरी गुड। तो विंड का क्या काम है, विंड का ये काम है कि अगर विंड चल रही है, लेट से यहाँ से विंड चल रही है, तो विंड क्या करेगी, यहाँ पे जो उसके लिक्विड पार्टिकल्स है उस क्लोथ के अंदर, तो वो उस क्लोथ के अंदर जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं उसे लेके बाहर चले जाएगी। मतलब लिक्विड पार्टिकल्स एक तरीके से बाहर आ जाएंगे क्लोथ से। ठीक है, तो ये विंड का काम होता है। तो इसीलिए जितनी तेज आपकी विंड चल रही होगी उतनी जल्दी आपका इवॉपरेशन होगा। आपने देखा होगा कि कई बार जैसे हम कुछ चीज़ें जैसे सर्दियों में या फिर विंटर्स में क्या होता है, आप
कुछ ऐसे कपड़े रह जाते हैं जो आपके सूखते नहीं, तो जनरली हम उसे अंदर डाल देते हैं कि बाहर बारिश हो रही है तो हमने कपड़े अंदर डाल दिए। तो जब अंदर डालते हैं तो हम फ़ैन ऑन कर देते हैं, तो फ़ैन एक तरीके से क्या है, आपको विंड प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप फ़ैन तेज़ रखेंगे तो आपका जल्दी कपड़े सूखेगा, मतलब इवापोरेशन जल्दी हो रही है। बट वहीं अगर आप फ़ैन को एक में चला दें और फिर सोच रहे हैं कि आपके कपड़े सूख जाएंगे, तो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी फ़ैन की स्पीड कम है, जिसकी वजह से विंड कम सप्लाई हो रही है और इवापोरेशन कम होगा। ठीक है, तो ये आपको दो तीन फिनोमेना तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी वाले। ह्यूमिडिटी ज़रा ध्यान से समझना। ह्यूमिडिटी के केस में मैं लेट से ये लेता हूँ कि लेट से मेरा कपड़ा है। ठीक है, ह्यूमिडिटी जनरली कब होती है? आपकी जब रेनी सीजन होता है, ठीक है, तब ज़्यादा ही हमारी ह्यूमिडिटी होती है। तो ह्यूमिडिटी पहले होता क्या है? ह्यूमिडिटी है कि आपकी जो एटमॉस्फेयर है, ये आपका एटमॉस्फेयर है। ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर में लिक्विड के पार्टिकल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। लिक्विड पार्टिकल्स एग्जिस्ट, कि लिक्विड के पार्टिकल्स जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वही आपकी ह्यूमिडिटी कॉज कर रहा है कि आपका जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे ऑलरेडी लिक्विड्स के पार्टिकल कहीं ना कहीं एयर के अंदर, वो गैप्स के अंदर फिट हो रखे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात कर रहे हैं इवॉपरेशन की, तो इवॉपरेशन में अगर ऑलरेडी आपके जो यहाँ पे विंड है, अगर वो विंड में आपके लिक्विड के पार्टिकल्स है और आपका ये जो क्लोथ है इसके अंदर भी लिक्विड के पार्टिकल्स है, तो आपको क्या लगता है ये लिक्विड के पार्टिकल्स, विंड एक तो ला रही है लिक्विड के पार्टिकल्स क्योंकि ह्यूमिड है, आपका जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा का पूरा ह्यूमिड है, तो ह्यूमिड में आपके लिक्विड के पार्टिकल्स है, तो लिक्विड के पार्टिकल्स विंड ला रही है और जो आपका क्लोथ है उसके अंदर भी लिक्विड के पार्टिकल्स है, तो लिक्विड के पार्टिकल्स यहाँ से जाते नहीं है, उल्टा यहाँ पे और आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ह्यूमिडिटी अगर आपकी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा एटमॉस्फेयर में आपके लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे उतनी कम आपकी इवॉपरेशन होगी। वहीं जितना कम आपकी ह्यूमिडिटी होगी, जितने कम आपके लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे एटमॉस्फेयर में, उतनी ज़्यादा आपकी इवॉपरेशन होगी, उतना जल्दी आपका कपड़ा सूखेगा। ठीक है, तो होपफुली ये चार फिनोमेना, ये चार फैक्टर्स आपको समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से क्या आप पे डिपेंड करता है जनरली। पेपर में क्या आता है, पेपर में आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि सरफेस एरिया के बेसिस पे आपने एक्सप्लेन, जैसे अगर ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द इवापोरेशन एंड इट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशंस। ठीक है, अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो 5 मार्क्स में आपको तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा कि सरफेस एरिया है, तो टेक एग्जाम्पल के बेसिस पे, जैसे कपड़ा वाला अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो उसके बेसिस पे बता सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर लेट से 3 मार्क्स में आता है तो 3 मार्क्स में कैसे लिखना है कि सरफेस एरिया, पहले यही सब तो लिखा बट इसको फिर एक्सप्लेन भी कर दो वर्ड्स में, कैसे कि दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स दैट द सरफेस एरिया विल इंक्रीज सो द इवापोरेशन विल ऑल्सो इंक्रीजेस सिमिलरली विद द केस ऑफ टेम्परेचर एंड विंड। तो ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं, एक एक के लिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है आपका इवापोरेशन फैक्टर्स इफेक्टिंग। अब एक और चीज़ आती है इवापोरेशन से रिलेटेड, इसीलिए इवापोरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इवापोरेशन से एक और चीज़ आती है जो कि आप बार बार लिखेंगे जब भी आप इवापोरेशन के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आप ये, मैं लाइन लिख रहा हूँ, ये लाइन हमेशा रहेगी उसमें, और ये लाइन है आपकी इवापोरेशन, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। ये लाइन जब भी आप इवापोरेशन के कोई भी क्वेश्चंस करेंगे तो ये लाइन वहाँ पे पक्का पक्का आएगी। ठीक है, अब इस लाइन को समझते हैं कि असल में इवापोरेशन कूलिंग कॉज करता है, सही बात है, बट किस तरीके से कॉज करता है वो चीज़ समझते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो द कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन is based on the fact that when a liquid evaporates, it takes all the latent heat of vaporization from surrounding
which on losing heat gets cool। ठीक है, तो अब इसका मतलब समझते हैं कि असल में क्या होता है। जैसे लेट से आपका इवॉपरेशन हो रहा है कि आपने अपना हैंड, कुछ भी चीज़ आप अपनी हैंड ले लीजिए, ठीक है, लेट से हैंड की सरफेस है, पाम है आपका, तो यहाँ पे अगर आपने पानी डाला, ठीक है, तो आपने जब इवॉपरेशन, जब मतलब पानी जब उड़ेगा तो आपको कंपैरेटिवली ठंडा फील होगा। ठंडा फील क्यों होता है? क्योंकि जो आपका ये रीजन है, यहाँ पे पहले आपके बहुत सारे हीट के, पहले तो आपके पूरी हैंड में आपकी हीट है, ठीक है। अब जब आपने पानी डाला एक पर्टिकुलर रीजन में तो क्या हुआ, तो वहाँ की हीट, मतलब वहाँ की जो लेटेंट हीट थी वो सारी की सारी उड़ गई और वहाँ पे ठंडा ठंडा इफ़ेक्ट आ गया। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर में हम बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आप अभी रिसेंटली हैंड सैनिटाइज़र्स हैं, ठीक है, तो हैंड सैनिटाइज़र जब हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे लेट्स से ये मैंने हैंड सैनिटाइज़र अपने हैंड में डाला, तो आपने देखा होगा कि आपको कंपैरेटिवली ठंडा ठंडा फील होता है जब वो उड़ता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हैंड सैनिटाइज़र का आपका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, मतलब वो बहुत ही कम उसमें इवॉपरेट हो जाता है। तो जब वो इवॉपरेट हो रहा है तो साथ में क्या हो रहा है, साथ में जो भी आपके हैंड, ये पूरे हैंड में सबसे पहले समझिए कि इस पूरे हैंड में आपकी हीट है, ठीक है। फिर आपने हैंड सैनिटाइज़र डाला तो पूरी जगह आपका हैंड सैनिटाइज़र आ गया। पूरी जगह जब आपने हैंड सैनिटाइज़र डाला तो पूरे हैंड में आपका हैंड सैनिटाइज़र आया, ठीक है। अब वो हैंड सैनिटाइज़र ने क्या करा, जब वो इवॉपरेट हुआ, क्योंकि उसके लो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, तो जब वो इवॉपरेट हुआ तो आपकी हीट जो थी यहाँ की, वो सारी की सारी हीट लेके इवॉपरेट हुआ, तो इसीलिए आपको ठंडा ठंडा फील होता है। ये ब्लू आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको ठंडा ठंडा फील हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से एग्जांपल है कि असल में इवॉपरेशन कॉजेस कूलिंग, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि वो इवॉपरेट हुआ तो क्या लेके उड़ा, आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेके उड़ गया, मतलब जो जो आपकी हिडन हीट थी यहाँ पे प्रेजेंट, जो आपके हाथ के अंदर हीट थी, वो सारी की सारी लेके उड़ गया, ठीक है। इसके कुछ और एग्जांपल जैसे एसीटोन हो गया, फिर आपने अगर नेल पेंट रिमूवर आपके घर में है तो उसको भी अगर आप हाथ में रखेंगे तो वो भी इवॉपरेट करके आपको कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। या फिर आइस हो गई, अगर आपने आइस को भी देखा होगा कि आइस को अगर पर्टिकुलर रीजन पे आप लगाएंगे उसके बाद हटाएंगे तो जो वो इवॉपरेट होती है, तो इवॉपरेट होने के बाद आपको ठंडा ठंडा फील होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई इवॉपरेशन की बात, और ये वाली स्टेटमेंट हमने ढंग से समझ ली, क्योंकि जब हम इवॉपरेशन के क्वेश्चन करेंगे आगे तो हमें पता चलेगा कि असल में ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब लोगों को ये एक तरीके से कीवर्ड है कि जब भी कूलिंग वाला कोई क्वेश्चन आ रहा है कि डेजर्ट में कूल होता है या फिर मटका वाला कुछ ऐसा क्वेश्चन वोश्चन आ रहा है, तो वहाँ पे इवॉपरेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ठीक है, तो आपने वो एक्सप्लेन कर दिया। बट टीचर क्या करते हैं, वो ये कीवर्ड ढूंढते हैं कि इवॉपरेशन कॉजेस कूलिंग ये कीवर्ड है या नहीं है। अगर आपने वो लिखा है तो फुल मार्क्स, नहीं है तो पक्का पक्का आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है, भले ही आपने कितना लंबा लिखा है और कितना अच्छा लिखा है, ठीक है। तो इसीलिए ये कीवर्ड का मतलब समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। चलिए, तो ये आज का थ्योरी का था, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन टेकअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 1, वो है आपका पेज नंबर 5, पेज नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस। अब देखिए एक चीज़ आप नोट डाल लीजिए, ये क्वेश्चन से पहले आप नोट डाल दीजिएगा। नोट क्या होगा? नोट ये है कि असल में अगर आपको लेट से x डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है, x डिग्री सेल्सियस कोई टेम्परेचर दे रखा है, अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में तो आप क्या करेंगे? सिंपल x प्लस 273 केल्विन, तो ये पूरा का पूरा आपका केल्विन में कन्वर्ट हो गया। और सिमिलर विद द केस ऑफ केल्विन, अब जब ये केल्विन में कन्वर्ट है तो अगर आपको सेल्सियस में करना है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका एक नोट है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, ठीक है, तो ये खुद कर सकते हैं आप, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो माइनस करना है 273 से, जब आपको सेल्सियस से केल्विन में करना है तो फिर आपको प्लस करना है 273 से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पेज नंबर 9।
तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है कि व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ द वाटर। आपको बताना है कि वाटर की क्या फिजिकल, वाटर 3 स्टेट में करता है, एग्जिस्ट करता है। एक तो है आपका सॉलिड जो कि आपका होता है आइस, ठीक है। फिर आपका होता है लिक्विड जो खुद वाटर है, नॉर्मल वाटर, ठीक है। फिर आपका गैस जब वो होता है वाटर वेपर्स, ठीक है। तो इन 3 स्टेट्स में वो एग्जिस्ट करता है। तो वो ये कह रहा है कि आप मुझे फिजिकल स्टेट बता दो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में। तो देखो सबसे पहले उसने टेम्परेचर बोला है 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 250 डिग्री सेल्सियस आप सोचिए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। सबसे पहले वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब इस टेम्परेचर में वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब इतना टेम्परेचर रीच होगा तो कंपैरेटिवली वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट आता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे ना ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ पे लोग धोखा खा जाते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से कि असल में 100 डिग्री सेल्सियस आपको बोला है, ठीक है। अब 100 डिग्री सेल्सियस मतलब लोग क्या करेंगे कि भाई बॉइलिंग पॉइंट है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब आपका जो वाटर है वो इवापोरेट होने लग जाएगा, तो यानी कि गैसियस स्टेट, सिंपल गैसियस स्टेट लिख देंगे। तो गैसियस स्टेट है, ठीक है, मैं मानता हूँ गैसियस स्टेट है। बट आप एक बात बताइए कि जब 100 डिग्री पहुँचा है तो एकदम तो वो इवापोरेट होना स्टार्ट नहीं होगा। मतलब हो सकता है इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस में, स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अगर वो आपका पानी है तो सबसे पहले लिक्विड स्टेट में भी तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। कुछ लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ आपका वेपर्स में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको दोनों लिखने हैं कि गैसियस एंड आपका लिक्विड स्टेट, ये दोनों आपको लिखने हैं, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही सिमिलरली लोग गलती करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस के साथ। तो 0 डिग्री होने लगता है कि भाई ये तो फ्रीजिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे सॉलिड लिख देते हैं वाटर के लिए। बट असल में 0 डिग्री सेल्सियस में वो फ्रीज होना स्टार्ट हुआ है, तो सॉलिड तो है ही, साथ साथ लिक्विड भी है, ठीक है। तो एंड करके लिक्विड भी आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो है पेज नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि लेट से अगर मैंने जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था आइस वाला कि मैंने यहाँ पे अगर आइस ली है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं आता तो मेरे से डाउट में पूछ लीजिएगा। असल में मैंने वो वाला जो क्वेश्चन दिया था, जब मैंने बोला यहाँ पे थर्मामीटर रखिए और टेम्परेचर नोट डाउन करिए, जब ये पानी में चेंज हो गया तो भी उसका सेम टेम्परेचर दिखा रहा था। तो ऐसा क्यों था, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट, हिडन हीट। तो यहाँ पे इसी का कॉन्सेप्ट यूज़ करके आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। तो ये आपके लिए एक तरीके से होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें पेज नंबर 9, तो क्या कहता है क्वेश्चन, सजेस्ट द मेथड टू लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैसेस। ओके, तो गैसेज है, ठीक है, मुझे गैसेस को लिक्विड में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करूँ, तो सबसे पहले तो क्या करो आप, अगर मुझे गैस से लिक्विड चेंज करना है, याद करो गैस आपने यहाँ लिखा था, लिक्विड यहाँ लिखा था। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर के बेसिस पे करते हैं। गैस से लिक्विड अगर मुझे चेंज करना है तो मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा, डिक्रीज करूँगा। तो डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, डिक्रीजिंग, हाँ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। एंड अब जब मैंने टेम्परेचर डिक्रीज करा है तो उसके अपोजिट में आपका प्रेशर चलता है, तो एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है, सिंपल था। बस ये आपका मेथड हो गया कि आप इस मेथड से कन्वर्ट कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क, सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस इनकम्प्लीट है उनको कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। एंड रिवाइज़ तो आपको पता ही है कि रिवाइज़ तो करना ही करना है, ठीक है। तो होपफुली ये समझ आया होगा, नहीं आता तो फिर आप डाउट पूछ लीजिएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।